बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 10 अलामात जिसका होना किसी शख्स के अंदर नफसियाती बीमारी का सबब हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि इंसान की रोज़मर्रा रूटीन के अंदर हर वो काम जो इंसान करता है वो इंसानी जहन के थ्रू ही पॉसिबल है। इंसान का ज़हन अगर अलामात या बीमारी से पाक है तो उसके अंदर उसकी सोच, रवैये और एहसासात से उसका इजहार होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हो तो इंसानी सोच, एहसासात और उसके रवैये पे इसका असर वाज़िया दिखाई देता है। तो आज मैं ऐसे ही 10 अलामात का ज़िक्र करना चाहती हूँ जिससे पता लग जाएगा कि किसी को आपके इर्द-गिर्द में, रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में किसी को ऐसा नफ्सियाती मसला तो नहीं? तो चलिए 10 अलामात बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली अलामत है नींद का मसला। अमूमन नफ्सियाती मसाइल में नींद कम हो जाती है, लेकिन चंद एक नफ्सियाती मसाइल ऐसे हैं जिनमें नींद का दौरानिया बढ़ जाता है। दूसरी अलामत है मूड का चेंज होना, यानी मजाज का बदलाव। अमूमन नफ्सियाती मसाइल के अंदर इंसान के मजाज का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। पल में गुस्सा, पल में खामोशी, पल में लड़ाई झगड़ा, ये सारी अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरी अलामत है उस शख्स के अंदर सोशल विड्रॉल आ जाता है। सोशल विड्रॉल का मतलब है कि वो समाजी रवाबत ख़त्म करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तन्हाई पसंद कर लेता है और लोगों से मेल जोल कम कर देता है। चौथी अलामत, उस शख्स के अंदर कंसंट्रेशन और अटेंशन की एबिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो काम पर तवज्जो नहीं दे सकता। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो वो अपने स्कूल का काम नहीं कर पाएंगे। स्कूल से शिकायतें आना शुरू हो जाएंगी। और अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वो अपनी प्रेजेंटेशन पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर घरेलू काम करने वाली ख़वातीन में ये मसला है तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगी। पांचवी अलामत, उसके बाद आ जाती हैं रोज़मर्रा रूटीन की तब्दीलियाँ। जैसे जैसे इन मसाइल का सामना ज़्यादा होता है तो इंसान की रोज़मर्रा की रूटीन, ख्वाह वो नींद की रूटीन हो, खाने पीने की रूटीन हो, दोस्तों से मिलने जुलने की रूटीन हो या कोई भी ज़िंदगी की रूटीन हो, वह सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे बीमारी की शिद्दत में इजाफा होता है इस रूटीन की खराबी में और भी इजाफा होता है। छठी अलामत, इसके बाद आती हैं इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब बेतुकी सोच। कई नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसे ख्यालात सामने आते हैं जिसमें डर खौफ बढ़ जाता है कि इंसान को बैठे बैठे सोच आने लगती है कि कहीं मौत ही ना आ जाए, या शक शुबहात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ऐसे कई इलॉजिकल थिंकिंग पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सातवीं अलामत, ऑड बिहेवियर। आम जुबान में हम इसे कहते हैं उल्टी सीधी हरकत करना। मसलन अगर किसी के अंदर ये डर पैदा हो जाए कि इस जगह से मुझे घुटन का एहसास हो रहा है, या गाड़ी में बैठे बैठे घुटन हो रही है और खौफ की अलामत पैदा हो रही है, तो वो शख्स फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाएगा या घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चला जाएगा। इसी तरह जो शख्स शक शुबहात के अंदर होते हैं या खुदा न खास्ता जहन में इंसानी आवाज़ें आती हैं, वो अकेले बैठे बैठे खुद कलामी करना शुरू कर देते हैं। अकेले बैठे बैठे हंसना शुरू कर देते हैं या हाथों के इशारे से बातें करते हैं या कई कई घंटे एक ही चीज़ को देखते रहते हैं। ये सब ऑड बिहेवियर में आ जाते हैं। आठवीं अलामत, इसके बाद हम बात करते हैं एपैथी की, यानी बेहिसी और बददिली की। इंसान को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन और एनर्जी की ज़रूरत होती है,
جو شخص نفسیاتی مرض کا شکار ہے، اس کے اندر یہ موٹیویشن یا اس کام کو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے اور ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کسی کام کو کرنے کی۔ تو اکثر لوگ بغیر کوئی کام کیے یا اکیلے میں ہی سارا دن گزار دیتے ہیں اور رشتہ دار یہی سوچتے ہیں کہ یہ شخص شاید جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ ذہنی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نویں علامت، اس کے بعد آتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ، معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو جانا۔ یعنی جو شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی معاشرے سے، ارد گرد کے ماحول سے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتا ہو۔ یہ شروعات اس کی یوں ہوتی ہے کہ شروع میں یہ بیماری کے اندر انسان گھر والوں سے، رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، کمرے میں بند ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ اس کا رابطہ سب سے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 10ویں علامت اور آخر میں، جب بیماری کی شدت بہت ہی بڑھ جاتی ہے تو اگریشن یا غصے کی علامت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو غصہ بات چیت سے شروع ہوتا ہے، پھر گالی گلوچ، پھر مار پیٹ، پھر اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ یہ وہ 10 علامات ہیں جس کے اندر ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے اندر ہوں تو وہ نفسیاتی بیماری کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد رشتہ داروں یا دوست احباب میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں اور ان کا چیک اپ کروائیں تاکہ بیماری کا تعین ہو سکے اور ان کا علاج ہو سکے۔ اگر یہ علامات کچھ گھنٹوں رہیں تو نارمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کئی دن، ہفتے یا مہینے اسی کیفیت میں گزر رہے ہوں تو اس صورت میں یہ ذہنی بیماری ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی میں یہ علامات لمبے عرصے سے آ رہی ہیں تو ان کو فوراً ماہر نفسیات کے پاس لایا جائے تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو سکے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل صحت پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔